आखिर ये जो इंडियन कंपनी थी जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लाभा, स्पाइस और बहुत सारे कंपनी थी, ये एक ज़माने में इतना पॉपुलर हुआ करती थी, बट इस समय में इन्हें कोई पूछता तक नहीं है। और ये सारे कंपनी के जो फ़ोन है ऐसा लगता है आज के डेट में ये गायब ही हो गए हैं। आखिर इनके साथ हुआ क्या है? एक ज़माने में ये इतना राइज कर रहे थे, बट अभी के डेट में ये पूरा मार्केट से गायब ही हो गए हैं। ये जानने से पहले ये जान लें कि ये कंपनी ने कब राइज किया था। ये बात है लेट 2010 और ईयरली 2011 की। एक्चुअली कि उस समय इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट बहुत नया था। उस समय सोनी, सैमसंग, LG और HTC ये सारे अपने एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन लाया करते थे और कई सारे नए नए फोन भी आने चालू हो गए थे। लेकिन उस समय दिक्कत बस एक बात की थी कि उस समय स्मार्टफोन के प्राइस बहुत हाई हुआ करते थे और इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ जनता है कि वो 10,000 के नीचे ही फोन खरीदते थे। वो पूरा जो मार्केट था वो पूरा खाली पड़ा हुआ था और उसी चीज पे इंडियन कंपनी की नजर गई जो नॉर्मल फोन बनाया करते थे। तो ये सारे कंपनी चाइना गई। चाइना में एक था OMD और उनका पास गए और उनसे टाइप करके उनका डिजाइन उठा के इंडिया में लोगो लगा के बेचने लग गए। मतलब इन कंपनी का कोई मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं था जहाँ पे ये अपना खुद का फ़ोन बना सकते। इसी वजह से इनको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिल पाता था। मतलब जैसे चाइना से फ़ोन आया उसी तरह हम लोग को यूज करने मिलता था, बस कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ऐड कर देते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस समय ये अपने डुअल सिम पे फोकस करने लगे और ये जो इंडियन कंपनी फ़ोन बनाती थी ना, काफ़ी हद तक महंगे फ़ोन के जैसे दिखते थे। इसी वजह से लोग ले भी लेते थे और ओवरऑल इनका जो प्राइस थी ना वो बहुत सस्ता हुआ करता था। और धीरे धीरे इन कंपनी के इंडिया में डिमांड बढ़ने लगी और इंडिया में जो स्मार्टफोन के मार्केट है ना वो तेजी से ग्रो करने लग गया। और उसी बीच के अराउंड इंडिया में जो ऑनलाइन मार्केट था ना वो भी आने लग गया। उस समय पहले से ही फ्लिपकार्ट हुआ करता था, बट 2013 में अमेजोन की भी एंट्री हो गई। तो इंडियन कंपनी का जो फोन था ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बिक्री होने लगा। लेकिन ऑफलाइन ही ज्यादा खरीदने प्रीफर करते थे लोग। उस समय जो स्मार्टफोन खरीद रहे थे ना वो अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद रहे थे। ये भी एक रीजन था कि इंडिया का स्मार्टफोन ग्रो करने का। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, वो था फरवरी 2014। मोटोरोला ने मोटो G फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया इंडिया में। ये पहला ऐसे स्मार्टफोन था जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पे ही मिलता था और इस स्मार्टफोन की कीमत भी बहुत सस्ता था। और देखा जाए ना इसमें जो स्पेसिफिकेशन था ना वो सैमसंग के महंगे वाले फोन जैसे था जिसकी कीमत 20,000 से भी ज़्यादा हुआ करती थी। यहाँ तक कि हर कोई ऑनलाइन में स्मार्टफोन खरीदने लगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हुई 2014 में Xiaomi की एंट्री। जुलाई 2014 में Xiaomi ने अपना Mi 3 को लॉन्च कर दिया इंडिया में और उसके बाद पूरा इंडियन स्मार्टफोन की कहानी बदल गई। जो Mi 3 था ना वो फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ आता था जिसमें स्नैपड्रैगन की 800 प्रोसेसर लगा था और उसमें फुल HD डिस्प्ले हुआ करता था और साथ में उसकी कीमत भी बहुत कम थी। और हाँ, इसके सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन Nexus 5 भी आया करता था उस समय, बट उसकी कीमत 25,000 से भी ज़्यादा था। इसी वजह से Xiaomi ने आने के साथ ही मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद Xiaomi ने अपना सॉवरन जो कि Redmi था उससे भी लेके आ गया इंडियन मार्केट में और Redmi ने बजट मार्केट को कैप्चर करने के लिए लॉन्च कर दिया Redmi 1 जिसकी कीमत थी सिर्फ 6,000 रुपये, जो कि स्नैपड्रैगन के 400 चिपसेट के साथ आता था और साथ ही में उसका 720p डिस्प्ले भी था। इस वजह से Redmi ने पूरा बजट मार्केट को कैप्चर कर लिया क्योंकि उस समय जो फ़ोन आते थे ना वो बहुत ही लेगी और स्लो हुआ करते थे। और अच्छा बात यह था कि Xiaomi के साथ वो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट भी दिया करता था। मतलब एंड्रॉयड वर्जन की तो अपडेट नहीं आती थी पर MI UI की अपडेट ज़रूर आती थी। ये भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था क्योंकि हर अपडेट के साथ स्मार्टफोन में कई सारे नए नए फीचर आ जाते थे। और देखा जाए तो इसी बीच मोटोरोला ने भी अपना Moto E को लॉन्च कर दिया जिसमें और ये भी बहुत ज़्यादा चल गया मार्केट में। इसके बाद Moto G2 आया जिसका कीमत 13,000 था। ये भी एक इंस्टेंट सक्सेस बन गया क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड आया करता था और ये भी एक रीजन था कि मोटो पहले से ही इंडिया में एक ब्रांड बन चुका था। और जो मोटो का स्मार्टफोन है ना वो विदाउट फ्लैश सेल भी मिलते थे और Xiaomi का जो फोन था ना वो सिर्फ फ्लैश सेल पे ही मिलता था, जिससे ये हुआ कि मार्केट में ऑटोमेटिकली हाइप बन गई थी कि एक ऐसा फोन आ गया कि जो हाथों हाथ बिक जाता है, जिसको खरीदना बहुत मुश्किल होता है और उसका स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छा है और वो बजट में भी मिलता है और काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और ये जो फ़ोन था ना वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव था और जिन्होंने ये स्मार्टफोन लिया और सब माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट कर दिए, ये भी एक रीज़न था। इसी वजह से ये स्मार्टफोन सारे ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर कर दिया और धीरे धीरे ऑफलाइन वाले को भी पता चलने लगा कि ऐसा भी एक स्मार्टफोन आया है जो बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन देता है, उसका साथ साथ बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इंडिया में ऑनलाइन मार्केट बढ़ने लग गया और 2014 एंडिंग होते होते और भी कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में आने शुरू हो गए। जैसे OnePlus ने अपना OnePlus को लिया और Asus ने भी
अपना जेनफोन सीरीज को लॉन्च कर दिया इंडिया में। और 2015 में देखा जाए तो कूलपेड की भी एंट्री हो गई और 2016 में लिको की भी एंट्री होगी इंडिया में। देखा जाए तो कई सारे ब्रांड आ गई थी इंडिया में, लेकिन इनमें से कई ब्रांड थी जो कि बुरी तरह से फेल हो गई। लेकिन तब भी जो इंडियन कंपनी थी ना, पूरी तरह से जिंदा थे, क्योंकि उनका ऑफलाइन में फ़ोन बिका करते थे, लेकिन ऑनलाइन में इनका फ़ोन नहीं बिकता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ऑफलाइन में भी इनका फ़ोन बिकने बंद हो गए, क्योंकि ओप्पो और वीवो की एंट्री हो गई थी मार्केट में। और मार्केट में एंट्री होते ही वीवो और ओप्पो ने मार्केट को पूरा हरा और नीला कर दिया। मेरा मतलब ये है कि इन्होंने इतना पब्लिसिटी और एड दे दिए कि मार्केट में इनका फ़ोन बिकने लग गए। इसी वजह से दूसरा कंपनियों के फ़ोन बिकने बंद हो गए ऑफलाइन मार्केट में भी। और एक रीज़न ये भी था कि ओप्पो और वीवो का ऑफलाइन में बिकने का, क्योंकि ये बहुत अच्छा कमीशन देते थे होलसेलर और रिटेलर को। इसी वजह से वो भी ओप्पो और वीवो को बेचने के लिए प्रीफर कर रहे थे। लोगों को भी ये बोल रहे थे कि उन्हें अच्छा फीचर मिलेगा और बहुत सारा कुछ मिलेगा ये फ़ोन से। इसी वजह से वो भी वो फ़ोन सबको बेचते थे और लोग पसंद भी करते थे वो फ़ोन को, क्योंकि वो दिखने के लिए बहुत अच्छा था और कैमरा भी बहुत अच्छा आता था और म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा था। इसी वजह से लोग उन्हें पसंद भी करने लगे। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता था, फिर भी उसे लोग पसंद करते थे। तो जो इंडियन कंपनी के पास जो ऑफलाइन मार्केट थी ना, वो भी अपना हाथ से धो बैठे, क्योंकि ये ओप्पो वीवो ने उन्हें पूरा चौपट कर दिया। इसी वजह से वो ऑफलाइन मार्केट से भी धीरे धीरे गायब होने लगे। और एक रीज़न ये भी था कि इंडियन कंपनी के साथ वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे थे अपने स्मार्टफोन को, वही पुराना स्मार्टफोन पर लेके आते थे। इसी वजह से लोग उन्हें नापसंद करने लगे और दूसरा ब्रांड के पास चले जाने लगे।